वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी सीपीसी के ऑर्डर 6 यानी कि प्लीडिंग्स के बारे में। मीन्स ऑर्डर 6 का जो टाइटल है वो है प्लीडिंग्स जनरली। मीन्स जनरली प्लीडिंग्स का मतलब क्या है, प्लीडिंग्स या अभिकथन का क्या मतलब है। जनरली जो अभिकथन है उसको उससे हम क्या मतलब निकालेंगे। तो ऑर्डर 6 जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऑर्डर 6 जो है वो आपका प्रोसीजर बता रहा है, क्योंकि जब कोई केस स्टार्ट होगा तो हमें प्लीडिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें प्लीडिंग्स दाखिल करनी पड़ती है, दायर करनी पड़ती हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्लांटिफ और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्लीडिंग का मतलब क्या है ये हमें यहाँ पर जानना है। इसमें कितने रूल हैं ये भी जानना है और कौन सा रूल क्या कहता है। तो इसमें हम टोटल हमारे पास कितने रूल्स हैं, 18 रूल्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑर्डर 6 में 18 रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लांट प्लस रिटन स्टेटमेंट। की प्लीडिंग में केवल प्लांट या केवल रिटन स्टेटमेंट नहीं आता। प्लीडिंग मतलब अभिकथन में केवल प्लांट नहीं आता या केवल रिटन स्टेटमेंट नहीं आता। मीन्स दोनों चीजें ही आती हैं। मीन्स अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर, ठीक है, कोई प्लांट या कोई बात दायर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर है तो आप क्या दायर करेंगे, प्लांट। ठीक है, और अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट हैं, अपोजिट पार्टी है, तो आप क्या दायर करेंगे, रिटन स्टेटमेंट। मीन्स टू से कि प्लीडिंग में आपको प्लांट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को ही रखना है। नाउ वी कम टू रूल 2। रूल 2 क्या कहता है कि प्लीडिंग्स टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। मीन्स रूल 2 क्लियरली बताता है कि प्लीडिंग्स हमें फैक्ट्स ही करनी है। ठीक है, प्लीडिंग्स जो होती है फैक्ट्स की होती है, मटेरियल फैक्ट्स की होती है, ना कि एविडेंस की। मीन्स एविडेंस की प्लीडिंग करने का क्या मतलब है कि अगर कोई एविडेंस मिल रही है हमारे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, अगर हमें कोई एविडेंस देनी है तो हमें वो बाद के स्तर पर, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट दाखिल करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप जो एविडेंस मीन्स कोई मान लीजिए कोई बयान हो रहा है या कुछ ऐसी एविडेंस है तो वो एविडेंस की प्लीडिंग नहीं होती, एविडेंस बाद में दाखिल की जाती है। ठीक है, तो प्लीडिंग्स केवल किसकी होगी, मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स मतलब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ घटित हुआ, जो भी कॉज ऑफ एक्शन था, जिस डेट को हुआ, प्लीडिंग उस सब की होगी, फैक्ट्स की होगी, एविडेंस की नहीं होगी। ये हमें रूल 2 बता देता है। अब हम आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 कहता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग कि प्लीडिंग कितने प्रकार की होगी, मतलब कि रिटन स्टेटमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, या आपका प्लान कितने प्रकार का हो सकता है, या फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग में क्या क्या आ जाता है। तो आपके सीपीसी में एक अपेंडिक्स भी है, अपेंडिक्स ए। तो जितने भी फॉर्म्स वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म्स में वहां पे फॉर्मेट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो सब प्लीडिंग में है। ठीक है, आप एफिडेविट है, आपके प्लांट है, आपके रिटन स्टेटमेंट है, आपके बहुत सारी चीजें अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से है, तो वो उनके फॉर्मेट दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली होगा। ये रूल 3 बताता है। लेकिन अगर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, आप इसको केवल कुछ केसेस में कुछ वादों के साथ बांध नहीं सकते, इसलिए क्या होगा कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग में हमें, मतलब अगर कोई चीज अपेंडिक्स ए में नहीं दी गई है तो एज पर द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस हमें उन चीजों का अभिकथन करना होगा। ठीक है, फॉर्मेट लगभग सेम रहते हैं, बस फैक्ट्स चेंज होते जाएंगे। तो अगर किसी चीज का फॉर्मेट नहीं दिया है तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रूल 3 जो है वो फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग की बात करता है। अब हम आते हैं रूल 4 पर। रूल 4 कहता है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, कि पर्टिकुलर्स जो कि जरूरी है। अगर हम प्लीडिंग, अगर हम प्लांट फाइल कर रहे हैं या हम रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो जो भी पर्टिकुलर्स जरूरी है वो हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो क्यों हुआ, किस डेट पर हुआ, तो जो पर्टिकुलर्स नेसेसरी है, केवल आपने एक मोटी मोटी बात कह दी कि हमारे बीच ये झगड़ा था या ये था, जो भी मैटर था, तो वो सफिशिएंट नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिलेटेड टू दैट कॉज ऑफ एक्शन यू विल हैव टू टेल। तो आपके जो भी पर्टिकुलर्स नेसेसरी है वो आपको बताने पड़ेंगे। ये रूल 4 ऑफ द ऑर्डर 6 कहता है। नाउ वी कम टू
रूल 5 क्या कहता है कि फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। ये जो रूल है अब ओमिटेड हो चुका है 99 के अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये रूल अब एप्लीकेबल नहीं है, रूल 5 खत्म हो गया है। अब रूल 5 के बाद रूल 6 की बात करें तो ये बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट की। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? पूर्वभाव्य शर्त, मीन्स कोई पहले से शर्त लगी हुई है अगर तो मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई मैटर है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए वो ब्रीच हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोई शर्त अगर उसके साथ लगी है तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कंडीशन यू विल हैव टू मेंशन इनटू द प्लान और रिटन स्टेटमेंट वट एवर यू आर गिविंग इन प्लीडिंग, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। ये रूल 6 बता रहा है। नाउ वी कम टू रूल 7। तो रूल 7 बात करता है डिपार्चर की। अब डिपार्चर का मतलब क्या है? डिपार्चर का मतलब है फेरबदल करना, कोई बदलाव लाना। अगर प्लीडिंग में आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, प्लीडिंग में आपको कोई फेरबदल करनी है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसका केवल एक तरीका है कि ओनली थ्रू अमेंडमेंट। आपको प्लीडिंग में अमेंडमेंट लाना पड़ेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट लाकर ही आप, अगर आपने जो प्लान या जो रिटन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेज पर दाखिल कर दिया, अगर आप उसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो वो केवल अमेंडमेंट के थ्रू ही आ सकता है, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। तो प्लीडिंग में फेरबदल के लिए आपको रूल 7 बताता है कि वो केवल अमेंडमेंट के थ्रू हो सकती है। और अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। कोर्ट अगर जरूरी समझता है कि अमेंडमेंट किया जाए या जरूरी है तो वो अमेंडमेंट की परमिशन दे देगा। तो रूल 7 आपका फेरबदल के बारे में, डिपार्चर के बारे में बताता है। और रूल 8 बात करता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं, एक आपका प्लांटिफ है, एक डिफेंडेंट है, ठीक है। अब दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने तोड़ा, मान लीजिए डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अपोजिट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आप डिनाई कर रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट को या आप डिनाई कर रहे हैं, जो भी पार्टी डिनाई कर रही है, तो वो केवल कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर सकती है कि हाँ ये चीज गलत हुई या ये चीज सही नहीं है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी को डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल 8 डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू ऑर्डर 6। अब हम आते हैं रूल 9 पे। रूल 9 जो है रूल 9 ऑर्डर 6 का, वो क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, कि डॉक्यूमेंट्स का जो इफेक्ट होगा वो जरूर बताया जाना चाहिए जब आप प्लीडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके कंटेंट है, ठीक है, वो मटेरियल फैक्ट्स है, तो उन फैक्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्यों वो केस हो रहा है, क्यों वो सूट फाइल किया जा रहा है, तो वो जो इफेक्ट है वो प्लीडिंग में स्टेट किया जाना बहुत जरूरी है। ये रूल 9 कहता है। रूल 10 की बात करें तो वो मैलिस और नॉलेज की बात करता है। मतलब कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन है या किसी को कोई पहले से जानकारी थी, आपको पता है कि उस पार्टी को ये जानकारी पहले से थी या उसकी इंटेंशन मैलाफाइड है, तो आपको वो बात वैसे ही एज ए मटेरियल फैक्ट लिखनी होगी, ठीक है। किन परिस्थितियों में उसको वो जानकारी थी ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको लिखना होगा कि उसको मतलब उसकी चाहे मैलाफाइड इंटेंशन थी, उसको जानकारी थी, तो आपको वो मेंशन करना होगा एज ए मटेरियल फैक्ट। ये आपको रूल 10 बता देता है। रूल 11 की बात करें तो वो नोटिस की बात करता है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के नोटिस में ये बात थी, वो आपको मतलब सिमिलर वे में कहना है कि नोटिस में इसकी ये बात थी, उसके डेप्थ में नहीं जाना है कि कैसे थी, क्यों थी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को उसके संबंध में जानकारी है तो आपको वो बतानी होगी अपने प्लीडिंग में। अगर आप पिटिशनर हैं तो प्लांट में, अगर आप डिफेंडेंट हैं तो रिटेन स्टेटमेंट में। ये रूल 11 कहता है।
रूल 12 बात करता है, ऑर्डर 6 का रूल 12 बात करता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मीन्स दो लोगों के बीच में आपस में समव्यवहार हुआ कि ए ने बी को कुछ दिया तो बी ने उसके बदले में उसे कुछ चीज दी, या दोनों के बीच में मान लीजिए कि ए बी को 1000 रुपए दे रहा है तो बी उसके बदले में उसे 100 बंडल कॉपीज भेज रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसने ये सेल आउट हो गई, उसके बाद उसने फिर इसको पैसा दिया, इसने फिर भेजा, इसके बाद और इसी तरीके से कि आप पैसा उसको दे रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से आपने रिटन में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन अनरिटन है। लेकिन जो समव्यवहार है, जो ट्रांजैक्शन है कि आप जब आप कुछ दे रहे हैं तो आपके पास उसके बदले में वो चीज आ रही है, तो वो क्या दर्शा रहा है कि आपके बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो ऐसे में क्या है कि आपको वो सर्कमस्टेंसेस, वो समव्यवहार कि किस किस तरीके से आपके और उसके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा संबंध, वो समव्यवहार स्थापित हुआ, वो आपको अपनी प्लीडिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। ये बताता है आपका रूल 12। अब रूल 13 की बात करें तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की मतलब विधि की उपधारणा की, कि अगर किसी संबंध में विधि की ये उपधारणा है, ये प्रिजम्पशन है, वो किसी एक पार्टी के फेवर में है, ठीक है, और दोनों में से कोई भी पार्टी को तब उसके बारे में प्लीडिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब लॉ उस चीज को फेवर कर रही है, लॉ उसको फेवर कर रहा है, तो दोनों में से कोई पार्टी उसके बारे में प्लीडिंग या अभिकथन नहीं करेगी जब तक कि उसका जो प्रत्याख्यान जिसे हम हिंदी में कहते हैं या जिसे हम डिनायल कहते हैं इंग्लिश में, अगर उसका डिनायल किसी के पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा? मान लीजिए एक पक्षकार के पक्ष में है विधि, ठीक है, कि वो पक्ष में है, तो उसको उसका अगर किसी ने अपनी अभिकथन में वर्णन किया, अपनी प्लीडिंग में बताया, तो उसको साबित करने का भार किस पर है कि ये चीज ऐसी नहीं है, दूसरी पार्टी पर है। तो जब तक उस बात का प्रत्याख्यान या डिनायल नहीं किया गया है तब तक उसको प्लीडिंग में नहीं लिखना है। लेकिन अगर किसी ने अपने प्लांट में लिखता चला है, मीन्स अपने प्लांट में किसी ने लिखा है कि भाई ये चीज मेरी है, ठीक है, भले ही वो लीगली कागजों में दूसरे व्यक्ति के पास है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि इस पे मेरा अधिकार है, कैसे है वो बता रहा है, तो अगर उसने उस चीज को कहा तब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा? दूसरी पार्टी पर आ जाएगा कि नहीं ये मेरा ही है। तो इन दैट सिचुएशन आपको उस चीज की प्लीडिंग करनी है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इसी को कहा जाएगा रूल 13 में। रूल 14 की बात करें तो ये कहता है कि प्लीडिंग्स टू बी साइंड, कि जो भी प्लीडिंग्स हैं, जो भी प्लांट या रिटन स्टेटमेंट है, वो कैसे होना चाहिए? साइंड होने चाहिए, साइंड बाय द पार्टी एंड बाय द प्लीडर, ठीक है, कि प्लीडर और पार्टी दोनों साइन करेंगे। इन केस क्या होता है कि कभी कभी जो पार्टी है, ठीक है, पार्टी टू सूट है, वो वहां पर नहीं है, कोई ऐसा रीजन है कि वो वहां पर उपस्थित नहीं हो सकती है, तो जिस व्यक्ति को वो अपने बिहाफ पर पैरोकार नियुक्त करेगा, पैरवी करने के लिए जिस व्यक्ति को वो अपने बिहाफ पर बोलेगा कि हाँ ये ऑथराइज करेगा कि ये व्यक्ति मेरे बिहाफ पर साइन कर सकता है, तो वो वहां पर साइन करेगा। ये रूल 14 कहता है। तो प्लीडिंग्स में एक तो प्लीडर का साइन होगा, एक पार्टी टू सूट जो भी होगा उसका साइन होगा। ये रूल 14 बता देता है। रूल 14A बात करता है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस की। अब इसमें जो एड्रेस दिया रहेगा, क्योंकि एड्रेस सभी पार्टीज का, जो भी पार्टी होंगी उनका एड्रेस दिया रहेगा, उसको हम रजिस्टर्ड एड्रेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में अगर कोई केस, कोई सूट फाइल हुआ, बात दायर हुआ, तो क्या होगा? कोर्ट उसको नोटिस इश्यू करेगी, पार्टीज जो भी अपोजिट पार्टीज होंगी उनको नोटिस इश्यू करेगी, तो उसके लिए क्या है? एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो वो आपकी प्लीडिंग में लिखा रहेगा। लेकिन जब कभी कभी क्या है, इन केस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एड्रेस चेंज होता है, तो आपको एक फॉर्म भर के, एक एप्लीकेशन देके, फॉर्म भर के आपको उस एड्रेस को चेंज कराना होगा। अगर एड्रेस बदल गया है अपोजिट पार्टी का या किसी भी पार्टी का, तो उसको चेंज कराना होगा, और जो एड्रेस उस पर लिखा रहेगा वो आपका क्या है? एड्रेस, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, ठीक है। ये रूल 14A है। इसके बाद रूल 15 की बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग की बात करता है कि सभी प्लीडिंग जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। रूल 15 सीधे से ये बात कहता है कि प्लीडिंग्स जो है वो वेरीफाई
की जानी चाहिए। मतलब रूल 16 कहता है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स की बात कर रहा है, मतलब कि स्ट्राइक आउट मीन्स काट देना। अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पर लगता है कि प्लीडिंग में ये चीज ठीक नहीं है या इसको अमेंड किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उसको किसी भी स्टेज पर उसके लिए ऑर्डर कर सकता है। रूल 17 की बात करें तो वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की बात करता है कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट कैसे होंगे। ठीक है, तो प्लीडिंग में अमेंडमेंट कैसे होंगे, किस किस स्टेज पर किए जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं। जब तक केस पेंडिंग है, सूट पेंडिंग है कोर्ट में, किसी भी स्टेज पर प्लीडिंग में अमेंडमेंट पार्टीज के द्वारा करवाया जा सकता है थ्रू द अमेंडमेंट एप्लीकेशन इनटू द कोर्ट। ठीक है, कि वो कोर्ट में अमेंडमेंट एप्लीकेशन डालेंगे और कोर्ट किसी भी स्टेज पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि लेकिन अगर कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसी स्थिति में जनरली अमेंडमेंट प्लीडिंग में नहीं होता। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि अमेंडमेंट इस स्टेज से पहले किया ही नहीं जा सकता था, पार्टी टू सूट उस फैक्ट को, सर्कमस्टेंस को पहले किसी भी स्थिति में जान नहीं सकती थी, या जो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जो होता है, जितनी कोशिश करके, मतलब जितना वो केयरफुली उस चीज को प्लीड कर सकता था उसने उसे किया, लेकिन फिर भी ये चीज छूट गई, तो ये दिस इज द होल सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो उस स्टेज पर भी प्लीडिंग में अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको एडमिट कर सकता है। ठीक है, प्लीडिंग में अमेंडमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है। नाउ वी कम टू द लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 6 और वो रूल है रूल 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब क्या है प्लीडिंग में अमेंडमेंट, एक चीज और बताऊंगी रूल 17 में कि अमेंडमेंट जो है वो आप मतलब किसी भी स्टेज पर हो जाएगा। रूल 18 इसी से कोरिलेट करके आप पढ़िएगा कि फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, की मान लीजिए कोर्ट ने अमेंडमेंट का ऑर्डर कर दिया, तब कोर्ट उसके साथ एक टाइम स्पेसिफाई करेगा कि विद इन 1 मंथ, विद इन 1 वीक, विद इन 15 डेज, विद इन 14 डेज आपको वो अमेंडमेंट वाले, मतलब जो भी आप सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, जो भी अमेंडेड डॉक्यूमेंट दाखिल करेंगे कोर्ट में, वो कोर्ट में फाइल में दाखिल कर दे, ऑन रिकॉर्ड ले आए। ठीक है, तो अगर कोर्ट ने टाइम स्पेसिफाई कर दिया ऑर्डर के साथ, अमेंडमेंट ऑर्डर के साथ, तब तो आपको विद इन दैट टाइम अमेंडमेंट, मतलब वो अमेंडेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लाने हैं, अमेंडेड प्लीडिंग लानी है। लेकिन अगर कोर्ट ने डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई, मतलब समय स्पेसिफाई नहीं किया, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, तब ये माना जाएगा कि विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज जो है वो अमेंडमेंट, जो अमेंडेड डॉक्यूमेंट है और अमेंडेड प्लीडिंग है वो आपको ऑन रिकॉर्ड लानी है। अब रूल 18 कहता है कि अगर आप विद इन टाइम उसको लाने में असफल रहे, मीन्स कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप प्लीडिंग को अमेंड कर दीजिए, प्लीडिंग आ जाए, मतलब उसमें दाखिल हो जानी चाहिए अमेंडमेंट के साथ, लेकिन आप उस टाइम में, मीन्स कोर्ट ने अगर टाइम स्पेसिफाई किया तो वो स्पेसिफिक टाइम, अगर कोर्ट ने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो विद इन 14 डेज, अगर आपने उस टाइम में डॉक्यूमेंट वो दाखिल नहीं किया, तब क्या है, तब आप आगे डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोर्ट उस टाइम को ना बढ़ा दे। अगर कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप नहीं कर पाए तो मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त और दिया जा रहा है, आपको दे रहा है कोर्ट, तो आप उसमें दाखिल कर देंगे। लेकिन अगर कोर्ट ने समय नहीं दिया तब फिर आप उसको दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द होल ऑर्डर 6। टोटल रूल्स हैं इसके 18 और इसमें मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल रिलेटिंग टू प्लीडिंग्स, क्योंकि प्लीडिंग जो है वो बेसिक प्रोसीजर है। जब आप कोई भी वाद, कोई भी केस दाखिल करने जा रहे हैं, कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज प्लीडिंग, प्लीडिंग में क्या क्या आता है, प्लीडिंग में प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग किस चीज की होती है, मटेरियल फैक्ट्स की होती है या एविडेंस की होती है, तो प्लीडिंग में एड्रेस कैसे डाले जाएंगे, प्लीडिंग का वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, ये सब कुछ आपको सेक्शंस में कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपको ऑर्डर 6 में ही मिलेगा। ऑर्डर 6 में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन
बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को ऑर्डर 6 समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर कमेंट्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अभिज्ञान क्लासेस पर अपलोड होने वाले वीडियोस का लाभ उठा सके। थैंक यू।